अच्छा, लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर ली थी, याद है सबको? यहाँ तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ रहती हो? लीनियर अप्रॉक्सीमेशन सबको आ गई थी समझ में? स्टैट्स में क्या पढ़ रहे? स्टैट्स में भी इसी तरह कुछ पढ़ रहे हैं क्या? स्टैटिस्टिक्स में? अच्छा, आरटीडीज हो गए थे। हम आज से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस। आरटीडीज आर बेसिकली बेस्ड ऑन मेटल रेजिस्टेंस या मेटल थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे जैसे जो है वो आपने थर्मल एनर्जी दे रहे थे, दे आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर एंड उनकी रेजिस्टेंस क्या होती थी? साथ में इंक्रीज हो रही थी। क्यों? कॉलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से, क्योंकि जितने ज़्यादा उन्हें एनर्जी देंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो जो करंट फ्लो कर रहा है या जो भी एनर्जी पास हो रही है उसके साथ ज़्यादा कोलिजन होगा। ज़्यादा कोलिजन होगा, दैट्स मीन के रेजिस्टेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो है वो बिल्कुल रिवर्स होता है। क्यों? बैंड्स याद है जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में? जाग रहे थे सब लोग, सो रहे थे? नहीं, अभी है मार्कर है मेरे पास। ठीक है, कहाँ से लगे? ये हमने डिस्कस किए थे ना बैंड्स। ये किसका बैंड है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड हमने डिस्कस किए, तो किसका है? मेटल से ये ओवरलैप कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर इनफ एनर्जी टू मूव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चल जाए या बैलेंस बैंड में। देन वी हैव सेमीकंडक्टर जिसमें यहाँ पे स्मॉल एनर्जी गैप होता है। ठीक है, देन वी हैव इंसुलेटर जिसमें एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैलेंस से कोलिजन में आ जाएंगे, ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। कि ऑलरेडी जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन थे जो कंडक्ट कराए थे इलेक्ट्रिसिटी, वो ऑलरेडी मौजूद है। तो एक्चुअल जो काम कर रहा है और जो काम नहीं कर रहा, तो ना काम ना करने वाले की तादाद बढ़ जाएगी, तो जो काम करने वाले को क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में गैप है। ठीक है, इस गैप की वजह से जो हमारे पास कंडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं आ पा रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रहे। जैसे इनसे हम थर्मल एनर्जी देंगे, ये वाले बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्साइट होंगे, एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, मोर ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ये जंप कर जाएंगे, उनके अंदर इतनी पावर आ जाएगी कि वो इस गैप को जंप करते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे और वही फिर क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। जीरो करंट था, उनमें एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शुरू हो गया। तो रेजिस्टेंस बढ़ी या कम हुई? कम हो गई। पहले तो जीरो करंट था, मैक्सिमम इनफिनिट रेजिस्टेंस थी। जैसे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, उतनी कंडक्शन स्टार्ट होती रहेगी, उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। तो मेटल में और सेमीकंडक्टर में क्या डिफरेंस है? मेटल की जो हमने यहाँ पे कर्व देखी थी, जिसका जैसा आप टेम्परेचर बढ़ा रहे थे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ रही थी मेटल की। ठीक है, तो हमने कहा सेमीकंडक्टर बिल्कुल रिवर्स ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
दिस व्हाट जो यहाँ पे टिपिकल दिखाई गई है सेमीकंडक्टर की, ठीक है। सेमीकंडक्टर बेस्ड टेम्परेचर सेंसर है, थर्मिस्टर कहते हैं जिसे, आई थिंक, ठीक है। थर्मिस्टर रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर, और साथ में हाईली नॉन लीनियर है। व्हाई इट्स हाईली नॉन लीनियर? सिंपल अंडरग्रेड के क्वेश्चंस है, सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सिवाय के। आप लोग भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। मटेरियल्स तो सबने पढ़ा होगा ना, फिजिक्स तो सबने पढ़ी हुई है। नहीं वो तो है रिलेशनशिप का, मैं कह रहा हूँ व्हाई इट्स नॉन लीनियर, व्हाई इट्स नॉन लीनियर। यू नेवर नो कि कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं, ठीक है। कभी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कभी कम भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैं पीएन जंक्शन डायोड की एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपने पी और एन जंक्शन को मिलाया तो वहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, ठीक है। जैसे ही वो बैरियर पास होता है 0.7 वोल्ट्स का, तो 100% कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है। और 0.7 वोल्ट्स का कंडक्शन अगर बैरियर नहीं पास कर पाते तो 0% कंडक्शन होती है, निग्लिजिबल कंडक्शन हो रही होती है, लेकिन वो इट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, ठीक है। तो हमारे पास एक बैरियर है, जो वो बैरियर है, जो बीच वाला बैंड है जिसको हमने जंप करना है, जैसे ही जंप होगा एनर्जी लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो वो कंडक्शन एकदम से तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। एक टाइम तक वो रेजिस्ट करेगा जंप को, जैसे ही उसने वो जंप ले लिया, उतनी एनर्जी एब्जॉर्व कर ली उस मटेरियल ने, तो कंडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स नॉन लीनियर। मेटल शुरू से करा रहा था क्योंकि ओवरलैप हुआ तो उसका कंडक्शन और बैलेंस बैंड कंडक्शन करा रहा था, तो वो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाए थे स्लोली स्लोली उसकी रेजिस्टेंस बढ़ी, क्योंकि उसे वो जो जंपिंग या गैप को ओवरकम नहीं करना था, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे लीनियरिटी आ रही थी, हमारे पास यहाँ पे नॉन लीनियरिटी आ रही है, ठीक है। आई थिंक यही सारी चीज़ें जो है उधर लिखी हुई, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। लास्ट क्लास में मुझसे किसी का था ये वाली बुक भी चाहिए थी, ये भी ऑल्दो इट्स फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट थ्री, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के आपको ये बुक शेयर कर दी है, ठीक है। नॉर्मली जो सेमी कंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं सिलिकॉन यूज़ करते हैं। सिलिकॉन हैज़ अ बैंड गैप ऑफ 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 × 10⁻³ जूल्स के। तो व्हेनेवर यू वांट टू कन्वर्ट, क्योंकि हम लोग वर्क डन जो है वो जूल्स में लेते हैं, तो आप लोग उसको जूल्स में कन्वर्ट कर लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को। पेपर के अंदर ये कांस्टेंट्स और ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पेपर से पहले एक कोई भी आप लोग सब मिलके एक चीट शीट बना लीजिएगा जिसे फार्मूलाज और ये कांस्टेंट लिखे हुए आप मुझे दे दीजिएगा, पेपर के साथ अटैच कर दूंगा, गिवन होगी आपको, ठीक है। तो यू शुड हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, थ्योरी पता होनी चाहिए, यू नो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करनी है, ठीक है। थर्मिस्टर की हम सेंसिटिविटी देख लेते हैं। सेंसिटिविटी क्या है, क्या होती है सेंसिटिविटी, क्या होती है? बेसिकली ग्राफ में देखिए इट्स स्लोप चेंज, इनपुट में जितना चेंज आ रहा है उसके रिस्पेक्ट से आउटपुट में कितना चेंज आएगा, दैट्स सेंसिटिविटी। हमने देखा था पिछली दफा जो मेटल की सेंसिटिविटी थी वो 0.04 पर डिग्री सेंटीग्रेड थी। यहाँ पे जो है वो 10% तक इसकी जो है ना वो चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड तक चली जाती है, यानी 0.1 पर डिग्री सेंटीग्रेड तक चेंज हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर 100 किलो ओम था तो वहाँ 4 ओम्स, 10 किलो ओम के 4 ओम्स चेंज हो रहा था रेजिस्टेंस, या 10 किलो ओम के अगर आप चेंज करेंगे तो 1 किलो ओम तक आपको चेंज मिल सकता है रेजिस्टेंस के अंदर। तो इसका क्या एडवांटेज होगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज मिल रहा है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारा एडवांटेज क्या होगा इसमें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेटल सेंसर हमें दे रहा है 4 ओम्स का चेंज, 1 डिग्री पे 4 ओम चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 डिग्री पे 1 किलो ओम 1 किलो ओम चेंज हो रहा है, तो कौन सा बेहतर है? हाँ, 4 ओम्स वाला बेहतर है। कितने लोग कह रहे हैं 4 ओम्स वाला बेहतर है?
हाँ, कोई भी नहीं है, दो हैं। चलो, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल। हाँ, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, और कौन आता है? कोई भी नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं ये वाला बेहतर है? 1 किलो पे पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड कह रही हैं आप भी कह रही हैं। दो हो गए, 2 वोट इधर 2 वोट उधर। कौन डिसाइड कराएगा? बाकी लोग न्यूट्रल हैं। रीजन जो कह रहे हैं वो वाला बेहतर था, फोरम वाला, वो क्या रीजन देगा? रीजन दे कोई। कोई रीजन नहीं है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज पे कम रेजिस्टेंस चेंज हो रही है, यहाँ पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। हाँ, ज़्यादा चेंज आ रहा है तो इधर से इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तो कौन सा बेहतर है? ये वाला बेहतर होगा, क्यों? ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू चेंज हो रही है तो हम सही कहेंगे डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं। दैट्स मीन कि 1 किलो ओम चेंज होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड का। अगर मुझे 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज चेक करना है तो मैं सिर्फ 100 ओम्स को डिटेक्ट कर लूँगा। वहाँ पे अगर 0.1 पे जाना होगा तो मुझे 0.4 ओम्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा, विच इज़ डिफिकल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डिटेक्शन मेरी सर्किटरी आगे की जो वो वोल्टेज की होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी, इट विल बी ईजियर। लेस एम्पलीफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड। अगर एम्पलीफिकेशन कम चाहिए होगी तो लेस नॉइज़ इफेक्ट भी कम हो जाएगा। ठीक है, नॉइज़ फिल्टर्स जो होंगे वो भी कम लगेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपने जितनी पढ़ी हो सब यहाँ पे अप्लाई कर दे, सर्किट एनालिसिस वगैरह, नॉर्दर्न थेवेनिन सब लगा दे। ठीक है, अच्छा, जो इनका रिस्पांस टाइम होता है नॉर्मली 0.5 सेकंड होता है, लेकिन अगर आप इसको एयर में रखें तो रिस्पांस टाइम इंक्रीज भी हो सकता है, 10 सेकंड तक जा सकता है। अगर डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है तो 0.5 सेकंड, इस 0.5 सेकंड भी है, क्योंकि डायरेक्ट उन्होंने ऑयल बाथ के अंदर रखा हुआ है, टेम्परेचर डिटेक्ट कर दे। क्योंकि कंडक्शन जो है वो एयर के अंदर कम होती है, पता है ना, हीट कंडक्शन, हीट ट्रांसफर पढ़ा हुआ होगा, कार्नोट साइकिल वगैरह याद आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा था। ठीक है, जितने भी सेंसर डिज़ाइन है ना ये सिर्फ फिजिक्स या केमिस्ट्री बेस्ड है, इस पर कोई और इंजीनियरिंग अप्लाई नहीं हो रही। अच्छा, इंजीनियरिंग उस वक्त अप्लाई होती है जब सेंसर बन जाता है, उसकी सिग्नल कंडीशनिंग, फिल्ट्रेशन, एम्पलीफिकेशन, यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स लगा रहे होते हैं ज़्यादा। जो आपको मैं लास्ट टाइम एग्जांपल दे रहा था, आजकल वाइट कलर के आ रहे डिस्प्ले, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर आगे के साथ एक तार लटका हुआ था वाइट कलर का, उसके एंड में एकदम मेटल लगा हुआ था। तो किसी में वो जो है वो थर्मिस्टर बेस्ड होते हैं, किसी में आरटीडी बेस्ड होते हैं, मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। थर्मोकपल बेस भी आते हैं उसमें कुछ। नॉर्मली थर्मिस्टर को जो यूज़ करते हैं या किसी भी सेंसर को, रजिस्टिव बेस्ड सेंसर को यूज़ करने के लिए सबसे बेस्ट सर्किट है, वो कौन सा सर्किट है? लास्ट टाइम जब डिस्कस किया था कि हम बीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, ठीक है, हमें क्या डिटेक्ट करना है? चेंज इन रजिस्टर। चेंज इन रजिस्टर हम लोग बीट स्टोन ब्रिज से, क्योंकि ब्रिज बैलेंस नहीं होता तो उसको बैलेंस करने में हम रजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बीट स्टोन ब्रिज इंशाल्लाह हम लोग जब मैकेनिकल सेंसर्स पढ़ेंगे, स्ट्रेन गेजेस पढ़ेंगे तो बीट स्टोन ब्रिज डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे किस तरह टेम्परेचर कंपनसेट कर रहे, किस तरह बाकी चीज़ें कंपनसेट कर रहे हैं, वो वहाँ पे स्टडी हो जाएगा। यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट गिवन है, उसमें आपसे कहा गया है कि आरटीडी जो आपको गिवन है ये 3.5 किलो होता है जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो। इसी तरह दूसरा भी इन्होंने 3.5 किलो ओम का रजिस्टर लगा दिया, 10 वोल्ट दे दिए। जब रेजिस्टेंस सेम होती है वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। सेम रेजिस्टेंस में यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा सेम रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे वीडी की वैल्यू क्या होगी?
भाई मैं वर्बली सॉल्व कर रहा हूँ, अपने पेंसिल से सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं कि स्लोप क्या सेंसिटिविटी गिवन है -10% पर डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में किया। टेम्परेचर के जितने इंक्रीज होता रेजिस्टेंस उतनी डिक्रीज हो रही थी, दैट्स व्हाई इट्स इन नेगेटिव। ठीक है, स्लोप में भी अगर आप देखें स्लोप का है क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होती है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी स्लोप पॉजिटिव होता, डिक्रीज हो रहा है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, या आगे आपके पास अच्छा पावर डेसिपेशन ये कह रहे हैं कि जो कांस्टेंट है इसका वो कितना है 5 मिलीवॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस थर्मिस्टर का इंक्रीज होगा, यानी 20 से ये चला जाएगा 21 पे, तो इसके अंदर कितनी पावर डेसिपेशन होगी, कितना हीट अप होगा, ये 5 मिलीवॉट। अच्छा आगे कहते हैं इट इज प्रपोज टू यूज द थर्मिस्टर इन द डिवाइडर सर्किट, इस सर्किट में यूज करें, प्रोवाइड अ वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट, यहाँ पे 5 वोल्ट प्रोवाइड कर रहे हैं एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्यों 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि रेजिस्टेंस 3.5 के 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी रेजिस्टेंस इक्वल हो गई, तो वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 10 का डिवाइड यहाँ पे 5 हो जाएगा, यही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ सेल्फ हीटिंग। अब ये कह रहे हैं कि आप इसकी सेल्फ हीटिंग निकालें। सेल्फ हीटिंग कैसे होगी, पावर से निकलेगी बेसिकली। पावर कितनी, अब पावर इस सर्किट की पावर कैसे निकालेंगे, P P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई पता है निकालें। दूसरा भी एक फॉर्मूला होता है P का, V इज इक्वल टू आई आर होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, और दूसरा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है, तो आप जो सा फॉर्मूला यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकूंगा कि नहीं लिख सकूंगा पता नहीं। बहुत मुश्किल है सर। P इज इक्वल टू आ रहे ना, ये सही लिखा हुआ नहीं है, मुझे नहीं आया। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई कितना है, आई कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बनता है आई इंटू आई आई आर, ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई आई आर। ठीक है, ये किसके बराबर है, V के बराबर है, और ये आई बराबर है किसके,
बी अपॉन आर, तो ये बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो इसको आप जैसे निकाल सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आपने यहाँ से करंट निकालनी, बी आपको पता है, इस रेजिस्टेंस पे 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहे, क्योंकि 5 वोल्ट यहाँ से ड्रॉप हो रहे, 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे, ठीक है। इक्वल रेजिस्टेंस है 3.5 ओम किलो, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट ड्रॉप होगा। आपने यहाँ पे 5 प्लेस किया, आर को यहाँ पे नीचे लिया है, 5 डिवाइड बाई 3.5 किलो ओम, रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, सॉरी आई आ जाएगा 1.4 मिली एम्पियर। सबका ये आ रहा है, ठीक है, 1.4 मिली एम्पियर। अब आप यहाँ पे 1.4 मिली एम्पियर का स्क्वायर करें, मल्टीप्लाई करें 3.5 किलो ओम से, तो आपके पास पी आ जाएगा 7.1 मिली वॉट। ठीक है, सबका ये आ रहा है। अब आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर होता है? पावर डेसिपेटेड बाय पावर डेसिपेटेड अपॉन पावर डेसिपेटेड कांस्टेंट, ठीक है, पी अपॉन पी डी। ठीक है, तो पी आपने निकाल लिया 7.1 मिली वोल्ट है, और ये गिवन कितना है 5 मिली वॉट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों को डिवाइड कर दें तो 1.42, सबका 1.42 आ रहा है। यूनिट क्या होगा? डिग्री होगी, वॉट होगा, क्या होगा? डिग्री होगी, कितने लोग कह रहे हैं डिग्री होगी? कौन सी डिग्री होगी, बैचलर की, मास्टर की, पीएचडी की? डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1.42 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं उमन गलत आंसर के नंबर इतने नहीं काटता जितने यूनिट में नंबर। ये गलत आंसर, बच्चा कहते हैं सर कैलकुलेटर खराब हो गया था, जल्दी में प्लस मल्टीप्लाई को डिवाइड कर दिया था मैंने, यूनिट को क्या किया था? अच्छा, अब आपने ये निकाल लिया कि कितनी पावर डेसिपेट हुई, 7.1 मिली वोल्ट आपने निकाल लिया। इतनी पावर डेसिपेट होने की वजह से जो उसका इंटरनल टेम्परेचर था वो 20 डिग्री से चेंज हो गया, कितना हो गया? कितना हो गया? इस थर्मिस्टर के अंदर ड्यू टू करंट जो भी 1.4 मिली एम्पियर का करंट फ्लो किया, जिसमें से पावर डेसिपेशन हुई, पावर डेसिपेशन क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है। तो 7.1 मिली वोट की पावर डेसिपेशन हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से टेम्परेचर हो गया कितना? 21.4, क्योंकि एग्जिस्टिंग किस पे खड़ा हुआ था? 20 पे खड़ा हुआ था। दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर, 1.42 राइज हुआ है, ठीक है, ये चेंज इन टेम्परेचर है। यहाँ पर भी डेल्टा लगा देता हूँ, किसी को बताया होगा, ठीक है। तो 21.42 इज द करंट टेम्परेचर। अब रेजिस्टेंस कितनी होगी? लीनियर अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाओ। टेम्परेचर बढ़ा है तो क्या होगी? डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस। कितनी डिक्रीज हो जाएगी? कितनी डिक्रीज होगी रेजिस्टेंस? 10% पर डिग्री सेंटीग्रेड कम होनी चाहिए, क्योंकि गिवन है ना स्लोप 10% पर डिग्री, डिक्रीज आ रहा है, माइनस है, डिक्रीज आ रहा है 10%, ठीक है, उसकी वैल्यू में कितना चेंज आ रहा है? -10% पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकालिए 1.42 पे कितनी डिग्रीज होनी चाहिए?
सिंपल मैथ्स है ये, परसेंटेज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है। एक परसेंट पे कितनी होगी? 350 ओम। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होगी? 350 ओम्स। तो 1.5 पे कितनी होगी? 525। परसेंटेज निकालनी है बेटा, सिंपल 3.0। 3.5 का 1% कितना होगा? 10% कितना होगा? 350। 1.5 कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 497, 1.42। तो ऐसे रफ आइडिया गैस करें कि 10% कितना होगा इसका। किसी भी चीज का 10% निकालने का बेसिक तरीका ये कि आखिरी वाले डिजिट गिरा दो। 3500 लिखा हुआ है, 10% क्या होगा? आखिरी डिजिट गिरा दो, 350 ओम्स। ठीक है, सही है। और 350 का आधा कितना होगा? 175, 175, दोनों को ऐड कर दें 525, approximately 525, क्योंकि it's approximately 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो approximately 500 ohms के पास आपका आंसर आना चाहिए, जो कि 3.5 में डिक्रीज हो जाएगा। तो 3.5 में से 500 ohms माइनस करेंगे, जो कि डिक्रीज हो गए, कितना बचेगा? 3 तो approximately। ठीक है, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इट्स अ परसेंटेज। परसेंटेज निकालनी तो आती है ना। ये मैं कैसे क्लियर करूं? किससे निकालोगे? चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो न्यू रेजिस्टेंस आ गई, ओल्ड रेजिस्टेंस 1 प्लस सेंसिटिविटी इनटू चेंज इन टेंपरेचर। लास्ट क्लास में क्या था फॉर्मूला याद है? लीनियर अप्रोक्सीमेशन का। एग्जिस्टिंग क्या है? 3.5 किलो 1 प्लस अल्फा, जो आपकी सेंसिटिविटी कितनी है? -10%, 0.1 ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 3.5 के 1 माइनस क्या हो जाएगा? 0.142 माइनस करो, क्या वैल्यू आ रही है? ये हो जाएगा 3.5 के 0.9858। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3003 किलो। ये लास्ट क्लास में ये वाली इक्वेशन मैंने करी थी, ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद हो। ये मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड करी है, आप लोग वहां से चाहे तो देख लीजिए, इसकी भी कर दूंगा अपलोड। जो डिस्कशन होता है वो सारा आप लोगों को आ जाएगा इसमें, जो भी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। अगर किसी को कोई एतराज़ है कि उस रिकॉर्डिंग में मेरी आवाज़ आ गई है, ये सेक्शन नहीं होना चाहिए था, विद इन फ्यू डेज मुझे बता दें, विद इन 1 डे बता दें तो बेहतर है, मैं वो पोर्शन क्लिप कर दूंगा उसमें से। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें। नेक्स्ट टाइप ऑफ टेम्परेचर सेंसर इज थर्मोकपल। थर्मोकपल सबने पढ़े हुए, आई थिंक इसका एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में हमने किया होगा, सेकेंड ईयर में होता है फिजिक्स में टेम्परेचर का। कुछ याद है क्या होता है थर्मोकपल?
और थर्मोकपल, थर्मोकपल वही सब इंजीनियर हैं, सब वो लोग हैं जिन्होंने थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर्स यूज़ किए हुए लेबॉर्ट्री में, डिवाइसेस में। कैसे यूज़ किए? जैसे मोबाइल यूज़ करते, नहीं पता कि अंदर कॉन्फ़िगरेशन क्या है। किस किस को अपने मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन पता है? किस किस को पता है? चलिए, किस किस ने मोबाइल कलर के अलावा देख के सिलेक्ट किया था? स्पेक्स देखी थी ना, कॉन्फ़िगरेशन वही स्पेसिफिकेशन थी। आपने भी स्पेसिफिकेशन देखी थी, आपने भी लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए बस, या कुछ और भी देखा था? किस बेस पे सिलेक्ट किया था? गेम्स, स्टोरेज एंड कैमरा, और प्रोसेसिंग की। सही है। अच्छा, एक आपके पास मेटल बार है, आपने उसके एक एंड को ठंडा कर दिया और एक एंड को हीट अप किया, तो क्या होगा? एक्सपेंशन की हम बात नहीं कर रहे, इसके अलावा बताएं। आपके पास एक मेटल बार थी इतनी बड़ी सी, आपने यहाँ पे बर्फ रख दी और यहाँ पे हीटर चला दिया, क्या होगा? कैसे कंडक्शन होगी? क्या कंडक्शन होगी? हीट कंडक्शन होगी। एक साइड पे आपके पास फ्रीजिंग कोल्ड कोल्ड हो रहा है, तो जो जितना आपको पता है कि थर्मल एनर्जी नहीं होगी, उतने कम एटम्स वाइब्रेट करेंगे, उतने कम सेल्फ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी, थर्मल एनर्जी उतनी कम होगी, थर्मल बर्डन जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है वो सब क्या हो जाएगा? मिनिमम पे आ जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो पे आ जाएगा। यहाँ पे आपने हीटर लगा लिया, यहाँ पे हीट उसके अंदर आ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वाइब्रेशन बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है, तो अब ये एनर्जी कहाँ जाएगी? हीट हमेशा हॉटर एरिया से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होती है, तो हीट यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहाँ जाएंगे? कोल्ड साइड पे जाएंगे। अगर मैं इधर एक वोल्ट मीटर लगा दूँ, तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी? इसे क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं यार? करंट कहते हैं ना, करंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, करंट, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट, करंट होता है ना, सिंपल। तो करंट क्या हो गया, या वोल्टेज क्या हो गया? इंड्यूस हो गया, एक पावर आ गई, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई, जो कि हम उसको डिटेक्ट कर देंगे, वोल्टेज को डिटेक्ट कर देंगे। थर्मोकपल इसी फिनोमेना पे काम करता है, इसको सीबेक इफेक्ट कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम दो मेटल ले लेते हैं, और एक मेटल, जैसे मेटल ए है, उसके दूसरे एंड पे बी मेटल और इस एंड पे बी मेटल अटैच कर देते हैं। एक साइड को ठंडा करते हैं, एक साइड को कोल्ड करते हैं, तो करंट जो है वो फ्लो शुरू कर देता है, यानी कि करंट क्या होता है? इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सीबेक इफेक्ट इन सिंपलर वर्ड्स। बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है डिटेल में, उसको स्टडी कर लीजिएगा। यही चीज़ है, आपने दो डिसिमिलर मेटल लिए, एक को एक डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा, टेम्परेचर 1 पे, दूसरे को टेम्परेचर 2 पे रखा, तो यहाँ पे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट इंड्यूस हो जाएगा या वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा, जो भी आप उसको नाम दें। अच्छा, ये क्या होता है? यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर लाजमी होना चाहिए, और ये डिसिमिलर मेटल होने चाहिए, और ये T1 और T2 जो है दो डिफरेंट टेम्परेचर है। नॉर्मली इसको क्या कहते हैं, हम लोग कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो ये थर्मल ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है, थर्मल कांस्टेंट ऑफ द मेटल है, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। किसी मेटल का वो एक्स है तो एक्स ही रहेगा, वाई है तो वाई ही रहेगा, वाई ही रहेगा। तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से। तो अल्फा जो फाइनल इक्वेशन आ जाती है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इसके अंदर, वो बराबर होता है अल्फा के और चेंजिंग टेम्परेचर बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ तक कोई मुसीबत, कोई मुश्किल?
कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो? इसी फिनोमेना को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स क्या कर दें, तुमने यहाँ पे लगा दिया पावर सोर्स। जब हमने पावर सोर्स लगा दी तो अब हम यहाँ पे टेम्परेचर नहीं दे रहे, दोनों एंड पे कोई कोल्ड नहीं कर रहे, ठंडा नहीं कर रहे, गर्म नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या करें, अब हम वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करंट तो शो होगा इसके अंदर, इस करंट की वजह से एक मेटल ठंडा हो जाएगा, दूसरा गर्म हो जाएगा। रिवर्स कर दिया, सीबैक इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, इसको हम कहते हैं पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर effect. It is the reverse of the Seebeck effect. An external voltage is applied to the terminal, to the system to cause a current to flow. Then, due to different electrothermal transport properties, one junction become cooler, other become heated. ठीक है, सेम वही चीज थी, फिनोमेना डिफरेंट कर दिया। यहाँ पे क्या था, एक को कूल कर देते एक एंड को, दूसरे को ठंडा गल हीट कर देते, तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। हमने कहा ईएमएफ हम देंगे आपको, तो जिसके वजह से एक एंड ठंडा हो गया, एक एंड गर्म हो गया। और ये कहाँ पे यूज कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज कर सकते हैं। ठंडा करना है, आपने इस तरह डिज़ाइन किया कि एक मेटल अंदर रख दिया रूम के, एक मेटल बाहर रख दिया, आपने पॉजिटिव नेगेटिव दिया, तो मेटल ए जो अंदर रखा होता ठंडा हो गया, मेटल बी गर्म हो गया। तो आपने कहा रूम टेम्परेचर क्या हो गया, कूलर हो गया, डिक्रीज हो गया रूम टेम्परेचर। आपने पोलैरिटीज रिवर्स कर दी, तो मेटल ए गर्म हो जाएगा, मेटल बी ठंडा हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि रूम को हमने क्या कर दिया, हीट अप कर दिया। ठीक है, तो सेम इस इफेक्ट पे पेल्टियर काम करता है। पेल्टियर यूज़ होता है जो हमारी बायोमेडिकल में पीसीआर के अंदर यूज़ होता है आई थिंक। क्योंकि इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है, तो नॉर्मली बड़े सिस्टम्स के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, छोटे सिस्टम्स के लिए ये यूज़ करते हैं। और ये इसके जो चेंज इन टेम्परेचर है बहुत रैपिड होता है। ठीक है, पीसीआर जो है पॉलीमराइज चेन रिएक्शन होता है, वो जो डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसे रैपिड सडन राइज और सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर चाहिए होता है, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है। न्यूमेरिकल छोड़ दें, न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे। न्यूमेरिकल बहुत बेसिक से है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। फाइंड द सीबैक ईएमएफ फॉर ए मटेरियल विद ए अल्फा गिवन है, आपको ईएमएफ निकालना है, टेम्परेचर गिवन है। फॉर्मूला एप्सिलॉन इज इक्वल टू अल्फा, ब्रैकेट में चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर आपको गिवन है 100 माइनस 20 80 आ गया, 80 इंटू अल्फा गिवन है, मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से, आपके पास ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अल्फा गिवन है, दोनों टेम्परेचर गिवन है, ईएमएफ आपको निकालना है। ठीक है, बहुत बेसिक से हैं ये न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जो थर्मोकपल की होती है वो कुछ इस तरह होती है कि ए बी मटेरियल यूज करके साथ में सी मटेरियल यूज करके, क्योंकि ये नॉर्मली जो प्लेसमेंट होती है वो दूर होती है, तो जो रेफरेंस टेम्परेचर है वो सर्किट, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पावर प्लांट का टेम्परेचर देख रहा हूँ, तो मैंने अगर ये वाला टर्मिनल जो मेजर टर्मिनल है और रेफरेंस टर्मिनल है दोनों पावर प्लांट के पास रख दिए, तो रेफरेंस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत मुश्किल होगी। क्यों? एक बॉयलर है या एक फर्नेस है, उसका टेम्परेचर मुझे नोट करना है, तो मैंने थर्मोकपल प्लेस कर दिया, उसमें जो मेजर टेम्परेचर वाला एंड ये है, ये मेजर टेम्परेचर वाला है जो डिटेक्ट करेगा टेम्परेचर, तो साथ में आगे मीटर के अंदर रेफरेंस टेम्परेचर वाला भी आ गया। ये मैंने प्लेस कर दिया फर्नेस के अंदर, इसका टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए, तो क्या होगा,
रेफरेंस टेम्परेचर और मेजर टेम्परेचर दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि दोनों फर्नेस के अंदर है। तो मैं क्या करूँ, मैं उसकी प्रैक्टिकल अरेंजमेंट जो यहाँ पे उन्होंने दिखाई दी है कि हम क्या करते हैं, इसको इलांगुएट कर देते हैं और ये जो रेफरेंस टर्मिनल है ये आपका जहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे कंप्यूटर रखा हुआ है, कंप्यूटर्स पे आप डिटेक्ट करें ये तो फर्नेस के अंदर नहीं रखा होगा, ये रूम टेम्परेचर पे रखा होगा, ऐसे ही है ना। तो वो उसके पास प्लेस कर देते हैं, मेजरमेंट सिस्टम जो आपका है उसके पास प्लेस कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो रेफरेंस टेम्परेचर मेंटेन रहता है रूम टेम्परेचर पे या एक्स वाई जी वैल्यू जो आपने सेट की होती है उस पर मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से डिटेक्शन ऑफ जो टेम्परेचर है वो समाव एक्यूरेट हो जाती है। उसमें और भी सेटिंग्स है जो कि जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा। नॉर्मली हमारे पास तकरीबन 6 टाइप के थर्मोकपल्स है। इसके अलावा और भी मार्केट में मौजूद है जो जनरली यूज़ होते हैं, वो ये 6 टाइप्स के यहाँ पे जो शो किए हुए JKTESR। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जे वाला यूज़ होता है क्योंकि जे आयरन कॉन्स्टेंटेन है जो इजीली शायद बनता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो भी आपको मिलेगा उसका एक कर्व आपको यहाँ पे गिवन होगा, ये कर्व आपने खुद में निकालना, ये कर्व गिवन होगा डाटा शीट के अंदर, ऑनलाइन अवेलेबल है ये कर्व, आपको ये कर्व नहीं निकालना। लेकिन इस कर्व को देखें, इसको जूम करूँ, जूम का ऑप्शन कहाँ से आता है? अच्छा, इस कर्व को वॉश देखिए, सब लोगों को नजर आ रही है कर्व? अब मुझे बताएं कि आपने इसमें से क्या क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ 3 टाइप की जो है वो कर्व गिवन है, थर्मोकपल जे की कर्व गिवन है, ई की कर्व गिवन है और एस की कर्व गिवन है। लाइंस ऑफ फॉर्मूला सबको याद है? दोबारा लिख देता हूं मैं यहाँ पे। लाइंस ऑफ फॉर्मूला क्या होता है? y is equal to mx plus c, where c, sorry, m is the slope, y2 minus y1 x2 minus x1 upon x2 f minus x1, ठीक है। c is constant, ठीक है। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने पिछली क्लास में स्टडी कर लिया डिटेल में। अब इन तीनों कर्व को देख के मुझे बताएं, ये तीनों कर्व लीनियर है, इनकी सेंसिटिविटी या स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव है। चेंज इन टेम्परेचर के साथ, इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ थर्मोकपल का जो रिड्यूस ईएमएफ है वो बढ़ रहा है। किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है? के की सेंसिटिविटी ज्यादा है। सब एग्री है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे। जे की है, कितने लोग कह रहे हैं जे की है? कितने लोग कह रहे हैं एस की है? जे वाले हाथ खड़ा करें पहले। तुम अपने वोट से पीछे हट गए हो। जब भी इलेक्शन में खड़े होते हैं एक वोट तो पक्का होता है, वो तुम्हारा वो भी गया। हाँ भी कितने लोग कह रहे हैं एस की सेंसिटिविटी ज्यादा है? किसी एक तरफ हो जाए, आज तो 3 ऑप्शन है, न्यूट्रल वाले भी कहीं जा सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है? कोई भी नहीं है। कितना टाइम लग रहा है, की सेंसिटिविटी ज्यादा है, कितने लोग एग्री है? हाथ खड़ा करें ना, ज्यादा है, 1 2 3 4 5, आपने भी कहा 6, स्केल की बात हो रही है।
जे की एक दो, एस की एक दो, और एस वाले कौन है? दो ही है, जे और एस में टाई हो गया। इनपुट क्या है? टेम्परेचर। आउटपुट क्या है? थर्मोकपल का आउटपुट वोल्टेज इज आउटपुट। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट चेंज कहाँ होगा? जे पे होगा। तो किसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी? जे की ज्यादा होगी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी क्या होती है? मिनिमम इनपुट चेंज पे मैक्सिमम आउटपुट। सेंसिटिविटी तो इनपुट चेंज पे आउटपुट चेंज हमें डिटेक्ट करना है, दैट इज सेंसिटिविटी। तो मिनिमम इनपुट चेंज पे मैक्सिमम आउटपुट चेंज हमें जे पे मिल रहा है, तो जे की सेंसिटिविटी हम क्या कहेंगे? ज्यादा है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व करिए आपने, सारी लाइनें कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, जीरो से पास हो रही है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पास हो रही है। सब एग्री है इस बात पे? सब जीरो से पास हो रही है। सब एग्री है इस पे? कौन एग्री नहीं है? उसकी आंखों का इलाज फ्री में कराऊंगा। सब एग्री है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? सी क्या होगा? सी जीरो होगा, क्योंकि सी क्या था हमारा? ऑफसेट वैल्यू होती है। ऑफसेट वैल्यू क्या होती है? जो भी वैल्यू ओरिजिन से हमें डाइवर्ट करती है, अवे करती है, दैट इज ऑफसेट, ये कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, ये ओरिजिन से पास करती है। अच्छा, आपने एक और चीज़ नोट कर ली है, चले आगे हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें नोट हो गई ना, इसमें तो किसी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब आगे आ जाए। आगे ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी होती है कि आपके पास दो दो एंड्स होते हैं, एक रेफरेंस और एक जो है ना मेजर टेम्परेचर पे। तो अगर रेफरेंस को आप मेजर टेम्परेचर से लो रखेंगे तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा पॉजिटिव में होगा, और अगर हाई रखेंगे तो वो नेगेटिव में होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। फॉर टाइप जे थर्मोकपल इन्होंने एज ए रेफरेंस ले लिया। हम जे थर्मोकपल को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा है और सेंसिटिविटी इन बिटवीन है। मैक्सिमम वाला ज़्यादा सेंसिटिविटी वाला था। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वाला सेंसिटिविटी वाला। ठीक है, if the reference temperature is less than the major junction, यानी कि रेफरेंस टेम्परेचर आपने क्या रखा हुआ है? लेट्स से 0 रखा हुआ, मेजर टेम्परेचर इज समथिंग greater than 0, तो जो EMF will be either will be more positive than constant, यानी कि जिसमें जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है it will be in some positive value। ठीक है, और अगर सिमिलरली आप इसको नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव साइड में जा रहे हैं तो वो माइनस में प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसके चार्ट्स बने हुए होते हैं, आपने उन चार्ट से देख के इसका आंसर निकालना है। इसमें कोई भी आपने अपनी इंजीनियरिंग नहीं लगानी है, सिंपल चार्ट में आपने लाइन की इक्वेशन रखनी है और आपको जो है आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे y को हमने रिप्लेस कर दिया चेंज इन टेम्परेचर से। ठीक है, और ये आपका स्लोप है, टी हाई माइनस टी लो हो गया, और यहाँ पे वी हाई माइनस वी लो हो गया, और ये चेंज इन वोल्टेज आउटपुट। तो वही आपकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन है। सी क्योंकि जीरो है, कांस्टेंट ऑरिजिन से पास हो रहा है, तो आपके ये यही इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो आपकी बन रही है। अगर वोल्टेज की वजह और टेम्परेचर निकालना है तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी, और अगर वोल्टेज निकालना है टेम्परेचर की वजह तो ये इक्वेशन हो जाएगी। कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक कोई इशू?
अच्छा, इसके लिए आपको चार्ट चाहिए होगा। एक एग्जाम्पल इसकी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, a voltage of 23.72 millivolt is measured with a type K thermocouple at 0 degree centigrade। ये आपको क्या गिवन है, रेफरेंस गिवन है, ठीक है। रेफरेंस कहाँ पे है, 0 पे है, और आपको मेजर्ड वोल्टेज वी एन गिवन है 23.72 मिलीवोल्ट, ठीक है, विथ टाइप के थर्मोकपल। आपको टाइप गिवन है तो आपने चार्ट में देखना है जाके। अच्छा, टाइप की ये वाली है, आपने देखना है 23 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, 23 जो आ रहा है वो 23.72 इन बिटवीन दिस वैल्यूज आ रहा है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको ये, ठीक है। ये दो वैल्यूज आ गई, ये आपका वी लो हो गया, ये वी हाई हो गया, ये टी लो हो गया, ये टी हाई हो गया। टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, फॉर्मूले में वैल्यू डालने, आंसर निकालना। समझ में आई बात, नहीं आई? ये वाला टाइप के थर्मोकपल है, आपने कहा कि ये वी लो, वी हाई, वी एम गिवन है, मेजर वैल्यू गिवन है वी एम, वी लो वी हाई हो गया, टी लो टी हाई हो गया। आपने ये चार वैल्यूज, पांच वैल्यूज डाली फॉर्मूले के अंदर, आंसर निकालिए। नोट कर लिए चार वैल्यूज, तो आपका फॉर्मूला की नोट और क्लियर हो जाएगी। ये चार वैल्यूज नोट कर लें, 500, 600, टेम्परेचर आ गया 20.640 और 24.902 मिली वोल्ट। आपको किलो पता चल गया चार्ट से, 500 किलो, 500 है, टी हाई 600, वी हाई इज 24.902, वी लो इज 20.6 समथिंग, ठीक है। और वी एम आपको गिवन है -0 तक, ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, टी मेजर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या आंसर? आगे आंसर, फाइव 572.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। सबका ये आंसर आ गया। यस सर। Another example with J type thermocouple, सेम आपने यही काम करना है। आपको इधर टेम्परेचर गिवन है, J टाइप थर्मोकपल को देख लेते हैं अब। J टाइप थर्मोकपल में इसने टेम्परेचर कितना गिवन किया है, -172, -172 इन दोनों के दरमियान होगा 150 माइनस और -200। यहाँ पे वोल्टेज है -6.499 और -7.890। इसमें दूसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, वोल्ट वाला, वी एम निकालना है आपने।
टाइप जे थर्मोकपल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड रेफरेंस लाइन है। आपने टेम्परेचर जंक्शन -172 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, आपने वोल्टेज निकालना है। फॉर्मूला वी की जगह एम रख दो, एम की जगह वी रख दो पिछले फॉर्मूले में। Vm is equal to V होगा। ये चीज को डी करो, ठीक है, ये ऊपर है और नीचे में आप ये डी करो। फॉर्मूला देख लें, वी एम सेम फॉर्मूला है, वी की जगह टी कर दें और टी की जगह वी कर दें तो सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई चेंज मैसेज नहीं है। क्या आंसर आया? बेटा ये तो सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला में वैल्यू लिखनी है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होता एग्जाम में ऐसे सवालों के लिए। -172 है, 150 माइनस और -200। जे टाइप है तो -150 पे EMF इंड्यूस इज -6.499 और -200 पे -7.890। आगे की एग्जाम्पल मुश्किल है बेटा, ये तो आसान है, जल्दी जल्दी करें। -7.31 सही आंसर है। 11 नहीं है, 31 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, समझ में आ गया सबके? अच्छा, अभी तक जितने भी हमने देखे एग्जाम्पल्स, उसमें हमने कहा कि रेफरेंस पॉइंट क्या था? रेफरेंस पॉइंट क्या था? 0। रेफरेंस पॉइंट 0 था, तो उसमें हमारी जो लाइन थी वो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक है। जैसे अगर मैं रेफरेंस शिफ्ट कर दूं, आगे पीछे ऊपर नीचे कर दूं तो क्या होगा? +C करना पड़ेगा या -C करना पड़ेगा? सब एग्री कर लें। तो यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है कि अगर एक थर्मोकपल आपसे कहा जाए कि जितने भी इंटरनेशनल चार्ट्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे वो रेफरेंस पॉइंट 0 पे मिलेंगे, लेकिन आपको जैसे कहा गया कि एक रेफरेंस शिफ्ट हो गया, ठीक है, हुआ ऐसा होता है रूम टेम्परेचर पे आपने रेफरेंस टेम्परेचर रखा है, आपने कहा कि मैं इसको 0 कर देता हूँ, किसी का 0 नहीं हो पाता, आपने कहा रूम टेम्परेचर 20 मेंटेन किया है एयर कंडीशनर की वजह से, या यहाँ पे एयर कंडीशन नहीं है तो बाहर का टेम्परेचर 38 चल रहा है तो रेफरेंस टेम्परेचर 38 है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रेफरेंस किस पॉइंट पर रखा हुआ है, उस पॉइंट में हम निकालेंगे कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। हमारी बात हमने कहा 30 डिग्री पे रखा हुआ है, आज रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, 30 डिग्री हमने चेक किया तो 1.54 मिली वोल्ट आना चाहिए, 0 के रेफरेंस से मेजर्ड वैल्यू क्या आना चाहिए? 1.54। तो हम ये वैल्यू क्या करेंगे, सिंपल जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी उसमें ऐड सॉरी माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले
टेम्परेचर यहाँ पे था, ये आगे आ गया। अगर वाई एक्सिस के हिसाब से देखा जाए तो पहले यहाँ पे था, अभी नीचे चला गया। एक्सिस के हिसाब से देखा यहाँ पे था, नीचे चले गया। नीचे जाएगा तो क्या करेंगे, 0 से माइनस करेंगे, अगर ऊपर आएगा तो प्लस करेंगे। तो ये रेफरेंस क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 21 में से 1.54 माइनस करेंगे तो 20.31 आ जाएगा। इसमें कई बार हाँ, जीरो रेफरेंस के हिसाब से हमने 400 डिग्री फाइंड आउट कर लिया, जीरो के हिसाब से हमने 30 भी फाइंड आउट कर लिया। हमें पता है हमारा रेफरेंस अब 30 पे देंगे, और लेकिन हमारी मेजर्ड वैल्यू जो 30 डिग्री पे है। तो अब कितना ये हमें प्रोड्यूस होना चाहिए, वो 21 जो 400 है माइनस 1.54 करेंगे तो हमारा रेफरेंस यहाँ देखिए ना, टाइप जे विद जीरो रेफरेंस, जो कि टाइप जे विद 30 रेफरेंस 400 डिग्री पे कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। समझ में आई बात, नहीं आ रही बात समझ में? ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सब एक ही है। बात एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, एक्स एक्सिस में मैंने कहा ये टेम्परेचर है, और मैंने कहा वाई एक्सिस का आपके पास वोल्टेजेस है। सही है, एक्स एक्सिस पे क्या है टेम्परेचर, वाई एक्सिस पे क्या है वोल्टेज है। लाइन जो है हमारी, जो रेफरेंस है, रेफरेंस कर्व ऑफ जे टाइप थर्मोकपल पास हो रही है 0 0 से, ओरिजिन से पास हो रही है। अब मैंने कहा जो रेफरेंस था वो 0 से शिफ्ट हो गया, 0 से कहाँ चला गया +30 पे। 30 इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा, राइट साइड पे होगा, राइट क्वाड्रेंट में होगा। तो मैं लेट्स से 10 20 30 यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा इनको। पहले इसी को हमारी इक्वेशन थी लीनियर की y mx, c की वैल्यू क्या थी 0 थी। क्यों 0 थी, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा था तो ऑफसेट था ही नहीं, 0 था। अब हमने रेफरेंस शिफ्ट करके हम लोग कहाँ पे गए 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जैसे हम लोग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे गए तो y का कट ऑफ कहाँ आ रहा है, माइनस में क्या है प्लस में क्या, माइनस में चला गया ना, माइनस में चला गया। और वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू इंक्रीज हुई, लेकिन वाई एक्सिस की वैल्यू क्या हो गई, तो ऑफसेट प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 21.85 मिलीवोल्ट्स को में माइनस किया 1.54 मिलीवोल्ट्स को। समझ आ गई बात, ये नहीं आई अभी भी। अब यहाँ पे सेम वही चीज करनी है जो आपने पहले करी थी, लेकिन अब आपने 2 दफा कैलकुलेट करना होगा। एक दफा जीरो रेफरेंस से निकालेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जांपल लगा के निकालना है, दूसरी दफा निकालेंगे 0 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों की वैल्यू को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? सवाल पढ़ लेते हैं, अ टाइप जे थर्मोकपल विद ए रेफरेंस वैल्यू ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछले जितने एग्जांपल की रेफरेंस वैल्यू क्या थी 0। अब रेफरेंस कहाँ शिफ्ट हो गया 25। तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए 25 पे जो ईएमएफ आएगा उसे प्लस माइनस कुछ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। It is used to measure oven temperature ranges from 300 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ओवन में रखा हुआ है, उसका रेंज है 100 डिग्री का रेंज है 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, व्हाट आउटपुट वोल्टेज corresponds to these temperature। ये कह रहा है ये जितने भी टेम्परेचर है 300 से 400 आप मुझे इसके सब करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज बता दें। आपने कहा चार्ट है, चार्ट पे 300 का भी गिवन है 400 का भी टेम्परेचर गिवन है, लेकिन मुसीबत क्या है वो किसके रेफरेंस है, जीरो के रेफरेंस। आपने 25 डिग्री पे ईएमएफ निकालना है, 300 की ईएमएफ पे वो माइनस करनी है वैल्यू, 400 पे वही वैल्यू माइनस करनी है।
आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका होमवर्क में कर लीजिएगा आप इसको सॉल्व। लेकिन यहाँ पे हम लोग सब सोल्यूशन लिख लेते हैं। करेक्शन फैक्टर जो आ गया, हमने ये 0 को शिफ्ट रेफरेंस को शिफ्ट करा 25 पे, इसे हमने करेक्शन फैक्टर को नाम दे दिया। हमने कहा कि ये J0 रेफरेंस के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.28 ये वोल्ट्स मिली वोल्ट्स इंड्यूस होने चाहिए। फिर हमने 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईएमएफ निकाल लिया, वोल्टेजेस निकाल लिए, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी दो वैल्यूज निकाली। हमने सिंपल क्या करना है, ये वाली वैल्यू 10 से माइनस कर देंगे, ये वाली वैल्यू 10 से माइनस कर देंगे, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 300 वाली 300 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू में से जो माइनस करी, हमारे पास रेफरेंस शिफ्ट हो गया J25 J25। पहले ये क्या था, Vj 0, ये शिफ्ट हो गया Vj25। सिमिलरली जब 400 में से माइनस किया तो Vj25 हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चार्ट में से लेंगे, ये चार्ट आपको दिखाया था ना। जे को देखें, 300 को क्या वैल्यू आ रही है, 16.325, सही है, 6 पॉइंट राउंड ऑफ करके लिखी होगी, और 400 पे 21.846 राउंड ऑफ करके लिखी है। ठीक है, इंटरनेशनल बुक के अंदर भी आप देखेंगे ये वैल्यूज होंगी। 20 पे जो है वो जे की वैल्यू आ रही है 1.0925 पे आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर्मूले से, 1.28 आ रही है, वही होगी ये वैल्यू। आगे चले, ईशा तक टाइम होता है, मगरिब का आराम से हम पढ़ेंगे। मगरिबैन आपने सेंसिटिविटी। अच्छा, ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक हर सेंसर की जो है बुक के अंदर गिवन है, जो मैं यहाँ पे भी शो करता जा रहा हूँ, वो इस वजह से क्योंकि हमारा टॉपिक सेंसर्स के ऊपर ही है। अगर नहीं होता तो हम कैरेक्टरिस्टिक को स्किप कर सकते थे। नॉर्मली जो जब आप सेंसर डिज़ाइन देख रहे होते, जब हमने शुरू में पढ़ा था, सेंसिटिविटी देखते हैं, लीनियरिटी देखते हैं, रिपीटेबिलिटी देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, एरर देखते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। सेंसिटिविटी और जे और एस टाइप की गिवन है, एस टाइप की और जे टाइप की इसलिए दे दी, वो बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम थी, वो लेस सेंसिटिव था, वो हाई सेंसिटिव था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने फैक्टर से जो है वो डिक्रीज हो गई है सेंसिटिविटी। रेंज जो है वो गिवन थी चार्ट टेबल के अंदर, यहाँ पे दोबारा उसको रिपीट कर दिया गया कि जनरल पर्पस थर्मो कपल इज यूजेबल बिटवीन 150 टू 745 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ये वाला जो नॉर्मल टेम्परेचर रेंज है जो डेली लाइफ में या कहीं इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जे टाइप जो है वो मोस्ट कॉमन है इसके लिए। एस टाइप जो लेस सेंसिटिव है, लेकिन उसकी रेंज जो है ना बहुत हाई है, 1700 तक चला जाता है। जो फर्नेस वगैरह होती है, इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पे इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इसका 10 सेकेंड्स तक हो सकता है। और अगर स्मॉल वायर गेज होगा, जाहिर बात है ये वायर है, मेटल कंडक्शन होगी, जितना लंबा वायर करते जाएंगे उतनी रिस्पॉन्स टाइम डिक्रीज हो जाएगा। आपको स्मॉल वायर वाले गेजेस में जो 10 टू 20 मिली सेकेंड तक भी रिस्पॉन्स मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो है ना, यहाँ पे थर्मोकपल इज यूज्ड विद वीक स्टोर हाई गेन हो गई, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये की है इसके साथ। ठीक है, हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अच्छा, ये डिज़ाइन कंसिडरेशन है, ये होमवर्क दे दूं आप लोगों को। ठीक है, ये टॉपिक बुक से पढ़ लीजिएगा, डिज़ाइन कंसिडरेशन। ये वाला टॉपिक करते हैं आज। हम चाहते हैं कि किसी का टेम्परेचर साइंस का पता हो जाए। कितने लेक्चर्स हो गए हमारे, चौथा ही है, चौथा। मिड टर्म तक मुझे सारे सेंसर अपने पास से खत्म कर लेंगे, मिड टर्म के बाद तो आप लोग भी स्टार्ट करें। कितने कितने पेपर अपलोड कर दिया आप लोगों ने? हर हफ्ते एक एक हो रहा है कि नहीं हो रहा?
हर हफ्ते एक अपलोड करना था जो डिसाइड हुआ था। मुझे रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जब आप अपलोड करेंगे खुद ब खुद डेट टाइम आ जाएगा, मैं देख लूँगा किस वीक अपलोड हुआ, उसी में अपलोड करना है। वो एक बन गया है, उसी में अपलोड कर दें। अगर किसी का अपलोड नहीं हो रहा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कि फिर मैं वहाँ से उसकी रिस्ट्रिक्शन कभी कभी आ जाती है तो ओपन कर दूंगा, लेकिन उसी में अपलोड करना है। सही है। हाँ, वो लिंक है, वो लाइव है, आप उसी में अपलोड करें। सेम वही थर्मल एनर्जी पे जो हमने डिस्कस किया था उस पर डिपेंड करता है। जब आप थर्मल एनर्जी देते हैं तो वाइब्रेशन होती है डेफिनेटली। अगर तुम दोनों एक दूसरे को हाथ मारना शुरू कर दो तो डिस्टेंस तुम दोनों के दरमियान बढ़ जाएगा, ऐसे ही है, ठीक है। तो यही जो है थर्मल एक्सपेंशन होती है। आपने देखा होगा ब्रिज के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप रखते हैं जॉइंट्स में, क्योंकि गर्मियों में एक्सपेंड होता है मटेरियल, सर्दियों में सिकुड़ता है। तो सेम वही फॉर्मूला है। ये एम नॉट को वापस इधर ले जाए तो एन माइनस एल नॉट हो जाएगा, चेंज इन लेंथ हो जाएगा। या अगर आप इसको देखें तो पिछली क्लास का वाला फॉर्मूला था जिसमें रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगा हुआ। फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, बस सेंसिटिविटी को हम क्या कहेंगे, दिस इज द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, वहाँ पे अल्फा कह रहे थे, सेंसिटिव वही सेम चीज़ होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक फॉर्मूला आपने पहले वाला याद किया, सारे चैप्टर के फॉर्मूले आपको याद हो, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें आप क्या कहते हैं, दो डिसिमिलर मेटल्स को एक साथ ग्लू कर देते हैं, एक ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली और एक कम एक्सपेंड होने वाली। जो ज़्यादा एक्सपेंड होने वाली है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, दूसरी जो कम एक्सपेंड वाली है उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, तो क्या होगा, उसकी तरह वो बेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका जो गैमा वो ज़्यादा था, एक्सटेंशन ज़्यादा होती थी, इसका गैमा कम था, इसकी एक्सटेंशन कम होती है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंड होगा तो ये सर्कमफ्रेंस पे आउटर साइड से चलेगा। आपको पता है सर्किल में जितना आउटर साइड होगी उतनी ज़्यादा लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, जितने इनर होगा उतनी लेंथ कम होती है। तो ये वाली की लेंथ कम एक्सपेंड हुई, ये ज़्यादा एक्सपेंड हुआ तो इसका बैंड होगी। बायोमेटालिक स्ट्रिप आपकी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, आयरन में मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल, इसके अलावा गीजर में, हीटर गीजर जितने मेटालिक स्ट्रिप वाले जो डायल वाले होते हैं वो यही। How much an aluminum rod of 10 degree, 10 meter length at 20 degrees centigrade expands under temperature is changed from 0 to 100 degrees centigrade. Change in temperature given है, initial length given है, gamma given है आपको। एल्यूमिनियम का एक्सटेंशन कोएफिशिएंट ये रहा 25 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। सॉल्व कैसे करेंगे, L is equal to L naught 1 plus gamma change in temperature। L naught पता है और चेंज इन टेम्परेचर पता है, 0 to 100। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए आपको लेंथ कौन से टेम्परेचर पे गिवन है, 20 डिग्री पे, तो आपको दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, एक 0 से 20 में, ठीक है, जिसमें आपको एल नॉट निकालते हैं, चेंज इन टेम्परेचर के 20 डिग्री पे कितनी श्रिंक होगी, -20 से आप वापस जाते हैं ना कि तो श्रिंक होगी वो, और फिर 20 से एक्सपेंड हो रहे हैं तो वो इलोंगेट होगी। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे निकालना है।
दो वैल्यूज निकालिए, 2 दफ़ा सेम फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। आपके पास जब 0 डिग्री पे निकालेंगे तो 9.995 मीटर आना चाहिए, 100 डिग्री पे निकालेंगे 12.02 मीटर आना चाहिए। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 25 मिलीमीटर चेंज इन लेंथ आएगा फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फॉर्मूला वही लगेगा दोनों दफा, L इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस गैमा इंटू चेंज इन टेम्परेचर ब्रैकेट क्लोज। हाई माइनस लो होगा ना, पहले वाले में आपका 0 माइनस 20 होगा तो -20 आ जाएगा, तो इसीलिए वहाँ पे श्रिंक होगी ना, श्रिंक होगी, नेगेटिव में जाएगा। सेकंड में क्या होगा, 20 से आगे का चले, 100 माइनस 20 करेंगे, 80 वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो एक्सपेंड होगी। आगे चले, अदर टाइप ऑफ थर्मल सेंसर्स में हमारे पास आता है एक गैस थर्मोमीटर आता है, ठीक है, लिक्विड थर्मोमीटर आता है। लिक्विड थर्मोमीटर तो पहले यूज होता था रूम टेम्परेचर के लिए, नॉर्मली यूज किया होगा आप लोगों ने, देखा तो होगा एटलीस्ट, देखा है सबने। रेड कलर का बल्ब होता था, बेंजीन आई थिंक होती थी, क्या होता था उसके अंदर, नहीं मरकरी तो सिल्वर होता है, ठीक है, मरकरी सिल्वर, मरकरी मरकरी इज मेटल, ठीक है, वैसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। बेंजीन होती थी रेड कलर का, अगर कहीं पे जाएंगे पुरानी ऑफिसेज वगैरह में अभी भी लगा होता है लकड़ी के ऊपर बड़ा सा थर्मोमीटर, रेड कलर का बल्ब होता है उसका, और टेम्परेचर नोट करता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड जो है ना वो स्लो प्रोसेस कराता है, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये बेसिकली लिक्विड टू गैस में चेंज होने में इट्स ये जो है ना वो स्लो प्रोसेस है, किससे एक्सप्लेन करूँ कि ये कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फॉर्म इनटू वेपर फॉर्म जो है ना इट टेक टाइम, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंसर इज वेरी स्लो। जहाँ पे हमें आजकल इतना फास्ट जमाना है तो ये सेंसर जो है ना आस्ते आस्ते ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेट और फास्ट सेंसर वगैरह आ गए। तो ऑल्दो दे आर गैस थर्मोमीटर्स जहाँ पे आपको ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी रैपिड चेंज की, आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप 3 चीज़ें रखते हैं, एक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर रखते हैं, एक कंटेनर में बंद कर देते हैं, तो जो जितना जो है ना वो टेम्परेचर चेंज की वजह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, या गैस है तो उसकी एक्सपेंशन होती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का इसमें कर्व बन जाता है। ये वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता है जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री अभी तक डिजिटाइज नहीं हुई, और वहाँ पे जो सिग्नल्स हैं वो प्रेशर सिग्नल्स के थ्रू, जो हमने देखा था शुरू में 3 to 15 PSI के प्रेशर सिग्नल्स सेंड किए जा रहे टेम्परेचर, तो वहाँ पे ये यूजफुल है। तो ये कन्वर्ट करता है टेम्परेचर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली इनटू द प्रेशर सिग्नल, और न्यूमेटिक सिग्नल जहाँ पे कंट्रोल चल रहा है वहाँ पे ये यूजेबल है, लेकिन ये ऐसा अब यूज़ इतना नहीं होता। इसकी एक एग्जाम्पल बुक में गिवन है, आप ये देख लीजिएगा, और हमेशा याद रखिएगा जब इसका फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि दूसरा जो यूनिट है वो PSI है, तो वो ना आपके पास आंसर गलत आने के चांसेस होंगे, ठीक है। वेपर प्रेशर थर्मामीटर ये भी सीखना है कि लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होगा, और वो टेम्परेचर को हम उससे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप का टेम्परेचर सेंसर यूज होता है जो कि थर्मोकपल के रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसे जीना डायोड, याद है आप लोगों को? जीना डायोड आपने पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि उसमें ड्यू टू टेम्परेचर जो है उसमें करंट फ्लो शुरू हो जाता है। तो जीना डायोड नॉर्मली हम उसको यूज कर सकते हैं
एज ए टेम्परेचर सेंसर। और इस तरह के जीना डायोड्स आते हैं जो कि बताते हैं कि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक इसकी कंडक्टिविटी की ये रेंज है। तो आप उधर से फार्मूला निकाल के इसकी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लेक्चर है जो 3 लेक्चर से चल रहा है। अच्छा, ये एग्जाम्पल गिवन है, ये बुक में, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 18 से 18, 19, 20 आखिरी की 3 एग्जाम्पल है, उसके बाद चैप्टर एंड है। डिज़ाइन कंसिडरेशन में आप लोगों ने इन सब चीज़ों को जानते हैं कि आप ये सिलेक्शन और सेंसर एप्रोप्रिएट हो कैसे हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की आप डिटेक्शन कर रहे हैं। तो उसी टाइप का सेंसर आप यूज़ करें, आपको रैपिड इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहिए, स्लो रिस्पॉन्स चाहिए, सिग्नल न्यूमेटिक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, किस तरह का आउटपुट है, क्या चीज़ है। तो उसी तरह आप लोग जो है सिलेक्शन करके सेंसर दिया है। रेंज क्या है पता चला, रेंज 0 से 100 की, आपने सेंसर चूज़ किया 200 से लेके 1700 सेंटीग्रेड वाला। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसिडरेशन में रखनी है। ठीक है, बस यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कोई सवाल? ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरों वालों के लिए एग्ज़ाम में आ सकती है, नॉन इंजीनियरिंग को एग्जाम्पशन है इन एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकती है, और हो सकता है इससे इसके कोई भाई बहन आ जाए, थोड़ी दाएं बाएं हो जाए एग्जाम्पल। ठीक है, बुक में एग्जाम्पल गिवन है पूरी।